आज हम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे, है ना। और बाकी उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बताया गया था मैन से रिलेटेड उसे देखेंगे आप लोग। आंग्ल मराठा युद्ध, इसी को एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना गया इतिहास में, है ना। यहाँ पर देखें, अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों पर क्या है आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया गया। और अंग्रेजों की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी इसके द्वारा मैसूर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया गया। बाकी कुछ अन्य शक्तियों को अपने अधीन करने में अंग्रेज सफल रहा। अब बम्बई प्रेसिडेंसी के द्वारा मराठवाड़ा में हस्तक्षेप करने का अवसर तलाशा जाने लगा, है ना। तो अंग्रेजों की जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी, यहीं पर मराठवाड़ा एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित, है ना। जो मराठा साम्राज्य की नींव रखी गई थी शिवाजी के द्वारा। बाकी इसमें संभाजी, राजा राम, शिवाजी सेकंड, साहू आदि का योगदान रहा। और बहुत सारे पेशवाओं ने, जैसे बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी, बाजीराव आदि के द्वारा मराठा साम्राज्य की सीमा का दूर दूर तक विस्तार किया गया। बाद में मराठवाड़ा क्षेत्र जो है 5 संघ में विभाजित हो गया, है ना, अलग अलग क्षेत्र में। जैसे कहते हैं पूना का पेशवा, पूना का पेशवा। तो देखें नागपुर, नागपुर का भोंसले, नागपुर का भोंसले। उसी तरह से बड़ौदा का गायकवाड़, बड़ौदा का गायकवाड़। तो देखें ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। और इंदौर का होलकर, इंदौर का होलकर। तो पूरा मराठवाड़ा 5 क्षेत्रों में विभाजित था, है ना। यहाँ पर अंग्रेजों की बम्बई प्रेसिडेंसी का प्रयास लगातार जारी था कि कैसे हमें मराठवाड़ा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का, इंटरफेयर करने का मौका मिले और मराठों को ही क्या है हम युद्ध में पराजित करके मराठवाड़ा पर अपना अधिकार स्थापित क्या है करें, है ना। तो यहाँ पर देखें मराठों ने ही क्या है अंग्रेजों को यह अवसर प्रदान किया, मौका प्रदान किया। क्योंकि पेशवा नारायण राव का जब निधन हुआ, नारायण राव, है ना, नारायण राव के निधन के पश्चात अल्पवयस्क पेशवा माधव नारायण राव सेकंड को गद्दी पर बैठा दिया, माधव नारायण राव सेकंड, है ना। और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के हेतु यहाँ पर, है ना, बार भाई परिषद का गठन किया गया है। बार भाई परिषद का गठन किया गया। 12 सदस्यों वाली एक परिषद थी, 12 मेंबर काउंसिल उसको बस, है ना। तो नाम दिया गया बार भाई परिषद। क्योंकि पेशवा माधव राव नारायण राव सेकंड की क्या है आयु देखें क्या है कम थी। तो अल्पवयस्क पेशवा की प्रशासनिक व्यवस्था में मदद करने के लिए बार भाई परिषद का गठन किया, है ना। और अल्पवयस्क पेशवा के चाचा का नाम था राघवा, है ना, राघवा। ऐसी को रघुनाथ राव के नाम से जाना गया। यह है रघुनाथ राव के नाम से जाना गया। रघुनाथ राव का ध्यान कहाँ था, पेशवा पद पर। रघुनाथ राव को लग रहा था कि पेशवा पद हमें मिल जाता तो बेहतर होता। तो अपने ही भतीजा के खिलाफ रघुनाथ राव षड्यंत्र रचना आरंभ किया है, ना, और गलत तरीके से पेशवा पद प्राप्त करने का प्रयास किया गया, है ना। तो जब बार भाई परिषद के द्वारा रघुनाथ राव का विरोध किया गया, राघोबा का विरोध किया गया, तो रघुनाथ राव भाग करके पहुंचा अंग्रेजों के पास, है ना। और गलत तरीके से पेशवा पद प्राप्त करने का प्रयास किया गया, है ना। तो जब बार भाई परिषद के द्वारा रघुनाथ राव का विरोध किया गया, राघोबा का विरोध किया गया, तो रघुनाथ राव भाग करके पहुंचा अंग्रेजों के पास, है ना।
बात कब की है? 1775, है ना। और 1775 ईस्वी में उसने क्या है, अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की। कौन सी संधि? सूरत की संधि। और इसी संधि के तहत अंग्रेजों का मराठवाड़ा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ हो गया, इंटरफेयर आरंभ हो गया, है ना। अब इस संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या है, पेशवा रघुनाथ राव, भगोड़ा जो पेशवा कर सकते हैं, है ना, रघुनाथ राव को सुरक्षा का वचन दिया। कर्नल किटिंग के नेतृत्व में, कर्नल किटिंग के नेतृत्व में 2500 क्या है सैनिकों की एक टुकड़ी क्या है भेजी गई। इसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, है ना, कि कर्नल किटिंग आपकी सहायता क्या है करें, है ना। तो पूर्णतः उसे सुरक्षा का वचन दिया गया और इसके बदले क्या है, रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को धन देने का वचन दिया, धन देने का वादा दिया, है ना। और अंग्रेजों ने कहा कि हम अपनी क्या है सेना की सहायता से आपको पेशवा पद दिलाने में मदद करेंगे, ये हमारा क्या है वादा है, वचन, है ना। अब दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया, है ना। अंग्रेजों और क्या है मराठों के मध्य, तो दोनों पक्षों के मध्य कुल 3 युद्ध हुआ, जिसे इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से, एंग्लो मराठा वार के नाम से जाना गया। तो प्रथम युद्ध आरंभ हुआ 1775 में और ये चला 1782, ठीक है। तो युद्ध का आरंभ हुआ सूरत की संधि के तहत, है ना। तो यहीं पर क्या है, रघुनाथ राव की तरफ से अंग्रेजों ने क्या है युद्ध में हिस्सा लिया और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, है ना। अब यहाँ पर देखें दोनों पक्षों के मध्य लगातार देखें क्या है संघर्ष क्या है चला है ना। तो 1775 में ही दोनों के मध्य अरास का युद्ध हुआ, है ना। कौन सा युद्ध? और आस का युद्ध हुआ, अंग्रेजों और क्या है मराठों के मध्य, है ना, जिसमें कि क्या है अंग्रेजों की हार हो गई। अब इसके पश्चात 1776 में पुरंदर की संधि की गई, ठीक है। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि की गई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर नामक स्थान, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है संधि की जो शर्तें थी अंग्रेजों की तरफ से और प्लस क्या है मराठों की तरफ से, है ना, दोनों ने संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया, है ना। तो कुछ समय पश्चात ही फिर क्या है दोनों के मध्य संघर्ष क्या है आरंभ हो गया, है ना। 1778 में देखेंगे है तलगांव का क्या है युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? तलगांव का युद्ध, है ना। फिर क्या है 17 देखेंगे है 17 क्या है 79 की क्या है बात, है ना। 17 क्या है 79 में बड़गांव की संधि दोनों पक्षों के मध्य, अंग्रेजों और क्या है मराठों के मध्य। कौन सी संधि हुई? बड़गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ क्या है बड़गांव, है ना। तो युद्ध देखेंगे 1775 में आरंभ हुआ, लगातार क्या है चल ही रहा था। तो रास के युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए। फिर पुरंदर की संधि, फिर देखेंगे तलगांव नामक क्या है स्थान पर दोनों के मध्य संघर्ष हुआ, तो वहाँ पर भी अंग्रेज के हैं पराजित हो गए। फिर 1779 में बड़गांव की संधि हुई, है ना। फिर संघर्ष आरंभ हो गया अंततः 1782 में, 1782 दोनों पक्षों के मध्य सालवाई की संधि। कौन सी संधि? सालवाई की संधि, है ना। और इस संधि के तहत देखेंगे है युद्ध का अंत हो गया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का अंत क्या है हुआ, पूछ देगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ? सालवाई की संधि। संधि हुई किस वर्ष? 1782, है ना। किस वर्ष हुई? 1782 में ये संधि की, सालवाई की संधि के नाम से इसे इतिहास में क्या है जाना, है ना। इसमें बहुत सारा प्रश्न क्या है 50 पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, बाकी मिनट्स में क्वेश्चन एराइज होता है। पहला मान लीजिए क्वेश्चन है कि 1750 या पूछ देगा इस रूप में कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत की संधि के तहत हुआ। तो 1775 में क्या है सूरत की संधि के तहत, ट्रीटी ऑफ सूरत, है ना। 1775 में कौन सा युद्ध हुआ? तो अरास का युद्ध हुआ। 1776 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि, है ना। 1778 में कहाँ युद्ध हुआ? तलगांव में। 1779 में क्या है कौन सी देखें संधि हुई? तो बड़गांव की संधि। और 1782 में कौन सी संधि हुई? सालवाई की संधि, है ना। यहाँ पर सालवाई की संधि के तहत
प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या है अंत क्या है हो गया है। ठीक है, अब देखें प्रथम युद्ध में अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए, बुरी तरह मात के हैं खाए हैं, है ना। तो अगले 20 वर्षों तक मराठवाड़ा में शांति क्या है बनी रही, है ना। 20 वर्षों तक मराठवाड़ा में देखे शांति बनी रही। पुनः मराठों ने ही अंग्रेजों को युद्ध का अवसर प्रदान किया, युद्ध का मौका क्या है प्रदान किया, है ना। कि मराठों के आंतरिक गृह कलह, अभी बताए मराठवाड़ा जो है क्षेत्र 5 क्षेत्रों में विभाजित हो गया था, तो आपस में भी कुछ न कुछ संघर्ष सभी के बीच क्या है चल रहा। हालांकि मराठवाड़ा संघ की अध्यक्षता क्या है पूना के पेशवा को सौंपा गया था, और यदि जिसको अध्यक्षता क्या है सौंपी गई वही क्या है नियम कानून का उल्लंघन करे, शर्तों को तोड़े, तब ऐसी स्थिति में युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। यहाँ पर क्या है मराठवाड़ा का उस समय पेशवा पूना का पेशवा बाजीराव क्या है देखेंगे हैं द्वितीय, है ना, बाजीराव सेकंड, है ना, बाजीराव क्या है सेकंड। अब बात हुई इससे पहले की क्या है ग्वालियर का देखें शासक था क्या है दौलत राव सिंधिया, है ना, और पूना का पेशवा बाजीराव सेकंड, दोनों ने क्या है इंदौर पर आक्रमण कर दिया। कहाँ आक्रमण किया इंदौर, है ना। और देखिए क्या है इंदौर के क्या है शासक जसवंत राव होलकर के भाई बिट्टू जी की हत्या कर दी। जसवंत राव होलकर उस समय राजधानी से बाहर था, है ना, राजधानी से क्या है बाहर था, इंदौर में क्या है नहीं, ठीक। तो उसका देखिए मानसिक रूप से क्या है विक्षिप्त क्या है भाई बिट्टू जी, बिट्टू जी की क्या है इन दोनों ने हत्या क्या है कर दी। ठीक है, बिट्टू जी की इन दोनों ने हत्या कर दी। चलो बेटा क्लास में है, ठीक है। बिट्टू जी की इन दोनों ने मिलकर हत्या कर दी। ठीक है, तो बिट्टू जी की हत्या कर दी जो मानसिक रूप से क्या है विक्षिप्त था, ठीक है, इसको मेंटल कह सकते हैं, है ना। जब जसवंत राव होलकर राजधानी पहुंचा तो अपने भाई की हत्या समाचार सुनकर वह काफी क्या है दुखी हुआ, है ना, और उसे लगा कि इसमें क्या है दौलत राव सिंधिया का हाथ कम है, बाजीराव द्वितीय जो पूना का पेशवा है उसका हाथ क्या है ज्यादा, है ना, क्योंकि षड्यंत्र की जानकारी से क्या है मिल गई। तो उसने पुणे पर आक्रमण क्या है करने का निश्चय किया, और 1802 में उसने क्या है बाजीराव द्वितीय के विरुद्ध देखिए आक्रमण किया, है ना, पूना पर आक्रमण किया। बाजीराव सेकंड यहाँ से भागा, पराजित होकर के अंग्रेजों के पास पहुंचा, है ना, और अंग्रेजों के साथ जाकर के बेसिन की संधि की, कौन सी संधि बेसिन की संधि। तो ये संधि की गई कब 1802 ईस्वी में की गई। ये संधि क्या है पानी के जहाज पर की गई थी अंग्रेजों के साथ। किसने संधि की पूना का पेशवा बाजीराव सेकंड, है ना। इस संधि के तहत भी अंग्रेजों ने इसको सुरक्षा का वचन दिया, है ना, कि हम पूरी तरह से आपको सुरक्षा प्रदान क्या है करेंगे और सैन्य सहायता आपको प्रदान करेंगे, उसके बदले में आपको धन हमें क्या है देना क्या है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है संधि की शर्तें निर्धारित क्या है कर ली गई, ठीक है। जो पूना का पेशवा बाजीराव सेकंड अंग्रेजों का संरक्षण क्या है प्राप्त कर लिया 1802 में बेसिन की संधि के तहत, है ना, पूरी तरह से उसका संरक्षण क्या है प्राप्त कर लिया। तब अंग्रेजों को धीरे धीरे क्या है महसूस होने लगा कि मराठवाड़ा संघ की अध्यक्षता किसके पास थी पूना के पेशवा के पास। यदि वो इस संधि को स्वीकार कर लिया तो बाकी भी मराठवाड़ा के जितने भी देखे हैं, है ना, 4 देखेंगे अन्य जो है शासक उन्हें भी हम अपने अधीन क्या है कर सकते हैं, है ना। तो धीरे धीरे अन्य शक्तियों के साथ चूँकि सबके द्वारा चुनौती अंग्रेजों को क्या है दी, सबने चुनौती प्रस्तुत की, लेकिन ये चुनौती क्या है अलग अलग क्या है दी गई थी। यदि मराठा संघ जो 5 क्षेत्रों में विभाजित था इन लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया होता, यहाँ पर क्या है अंग्रेजों को सफलता नहीं मिलती। लेकिन मराठों के आंतरिक गृह कलह ने बार बार क्या है अंग्रेजों को मौका प्रदान किया, अवसर प्रदान किया, और यही कारण था चूँकि अंग्रेजों की शुरू से नीति रही है, पहले बता चुके हैं, अंग्रेज कूटनीतिक मामलों में काफ़ी क्या है आगे थे, है ना। तो उसने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को काफ़ी पहले क्या है अपना कह लिया था, बांटो राज करो। तो यहाँ मराठे भी क्या है 5 क्षेत्रों में विभाजित है,
और मराठा संघ की अध्यक्षता सौंपी गई थी क्या है पूना के पेशवा को। और पूना का पेशवा यहाँ पर गलत कदम क्या उठाया, यदि उसने क्या है इंदौर पर आक्रमण नहीं किया होता तो देखें ऐसी स्थिति क्या है नहीं आती, ऐसी नौबत का सामना करना नहीं पड़ता है ना। लेकिन उसने इंदौर पर आक्रमण करके क्या है गलत कदम उठाया और इसमें क्या है दौलत राव सिंधिया को भी शामिल कर लिया है ना। अब यहाँ पर देखें क्या है बाकी जो 4 शक्तियाँ थी मराठवाड़ा है ना, सबने चुनौती प्रस्तुत की लेकिन अलग अलग क्या है तरीके से। इन लोगों ने भी यदि एकजुट होकर पूना के पेशवा का विरोध किया होता तो अंग्रेजों को पराजित किया जा सकता था पूना के पेशवा सहित। लेकिन इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों को अपने अपने तरीके से अलग से चुनौती प्रस्तुत की है ना। अब यहाँ पर देखें 1800 क्या है 3 की बात है, 1800 क्या है 3 की क्या है बात है ना। सबसे पहले नागपुर के भोंसले के द्वारा, नागपुर के क्या है भोंसले के द्वारा देखें चुनौती प्रस्तुत क्या है की है ना। और अंततः क्या है नागपुर का भोंसले भी क्या है पराजित हुआ और फाइनली देवगांव की संधि करनी पड़ी। कौन सी संधि, देवगांव की संधि क्या है अंग्रेजों के साथ क्या है करनी पड़ी है ना। पूना का पेशवा बाजीराव द्वितीय कौन सी संधि किया, बेसिन की संधि। संधि कब हुई 1802 ईस्वी में है ना, बेसिन नामक स्थान पर। नागपुर के भोसले ने क्या है अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, देवगांव की संधि। क्या है देवगांव की संधि। ये संधि कब हुई तो देखें 1803 ईस्वी है ना। तो अब देखिए नागपुर का भोसले भी क्या है अंग्रेजों की क्या है शरण में क्या है ना, क्योंकि दोनों के बीच संधि हुई और इसने अंग्रेजों का भी संरक्षण इसने भी क्या है स्वीकार कर लिया है ना। अब बात है ग्वालियर की क्या है सिंधिया है ना। 1803 में ग्वालियर के सिंधिया ने भी क्या है अंग्रेजों के समक्ष चुनौती तो प्रस्तुत की लेकिन वो भी पराजित हुआ और फाइनली सुरजी अर्जुन गांव की संधि की है ना। क्या है यहाँ पर सुरजी अर्जुन गांव की संधि क्या है कि किसके साथ, तो देखें अंग्रेजों के क्या है साथ है ना। यहाँ पर क्या है सूर्य अर्जुन गांव की संधि हो गई देखें किसके साथ, तो अंग्रेजों के साथ। किसने किया, ग्वालियर का सिंधिया दौलत राव सिंधिया है ना, और अंग्रेजों के मध्य की संधि हुई और ग्वालियर के सिंधिया ने भी अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया है है ना। और 2 शक्तियां क्या है बच गई। ठीक है यहाँ पर देखें 1804 ईस्वी की बात, 18 क्या है 04 ईस्वी की बात, राजपुर घाट की संधि की गई है ना। राजपुर घाट की संधि की गई। ठीक है ये संधि देखें किसके मध्य हुई है ना, इंदौर के होलकर के साथ है ना। क्योंकि जसवंतराव होलकर के द्वारा भी चुनौती प्रस्तुत की गई लेकिन जसवंतराव होलकर भी अंग्रेजों के हाथों शिकस्त क्या है खाया, पराजित क्या है ना। अब क्या है उसने अंग्रेजों के साथ राजपुर घाट की संधि की 1804 क्या है 4 में है ना। और उसके बाद देखिए क्या है अंत में 1800 क्या है 5 में बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजों के साथ देखेंगे है बड़ौदा की संधि की। क्या है बड़ौदा की संधि, बड़ौदा की संधि के तहत इसने अंग्रेजों का संरक्षण क्या है स्वीकार क्या है कर लिया कि हम आपके अधीन रहकर क्या करेंगे शासन क्या है ना। तो मराठवाड़ा की 5 शक्तियों ने विभिन्न देखें क्या है संधियों के माध्यम से अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार क्या है कर लिया है ना। तो सेकंड जो एंग्लो मराठा वार है इनिशिएट कब हुआ 1802 है ना। प्रथम आंग्लो मराठा जो बताया था 1775 में क्या है सूरत की संधि के तहत आरंभ हुआ। तो द्वितीय जो एंग्लो मराठा वार है वो देखें आरंभ हुआ 1802 में बेसिन की संधि के तहत। क्या है बेसिन की संधि के तहत क्या है सेकंड एंग्लो मराठा वार आरंभ हुआ है। ठीक कि पुना का पेशवा बाजीराव सेकंड ने यहाँ सबसे पहले अंग्रेजों का संरक्षण क्या है स्वीकार कर लिया और बाकी फिर क्या है मराठवाड़ा की अन्य शक्तियों ने अलग अलग संधि के माध्यम से अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। जैसे 1803 में भोसले ने देवगांव की संधि की, 1803 में
ग्वालियर की सिंधिया ने सुरजी अर्जुन गांव की संधि की। उसी तरह से 1804 में इंदौर के होलकर ने राजपुर घाट की संधि की और 1805 में बड़ौदा के गायकवाड़ ने बड़ौदा की संधि। और एक ऐसा शासक हुआ बड़ौदा का गायकवाड़ जो कभी भी देखें क्या है, एक बार संधि करने के बाद हमेशा क्या है अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा। उसने कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया है। बड़ौदा का गायकवाड़ 1805 में उसने अंग्रेजों के साथ जो संधि की, उसके बाद आजीवन अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा, राजभक्त क्या है बना रहा। उसने कभी भी अंग्रेजों का विरोध नहीं किया और एक बार संधि करने के पश्चात हमेशा शांतिपूर्ण क्या है तरीके से उसी के संरक्षण में रहकर क्या है शासन क्या है किया है ना। यहाँ पर ये युद्ध देखें 1806 में क्या है समाप्त क्या है हुआ है ना। तो प्रथम युद्ध चला 1775 से कब तक 1782 तक। सेकंड युद्ध आरंभ हुआ 1800 क्या है 1802 में और चला क्या है 1806 ईस्वी है ना। तो इस तरह से क्या है सेकंड एंग्लो मराठा वार का अंत हुआ है। ठीक है, सेकंड एंग्लो मराठा वार का अंत हुआ, समापन क्या है हुआ है ना। यहाँ पर प्रथम युद्ध में क्या है अंग्रेज जब देखे पराजित हुआ था बुरी तरह अंग्रेजों के हाथ है ना। तो 20 वर्षों तक पूरी तरह से मराठवाड़ा में क्या है शांति क्या है बनी रही थी है ना। क्योंकि 1782 में क्या हुई सालवाई की संधि और उसके बाद 20 वर्ष के बाद देखें फिर क्या है अंग्रेजों ने मराठों के आंतरिक क्या है मामलों में हस्तक्षेप किया था। और इसका अवसर यहाँ पर भी क्या है मराठों ने ही अंग्रेजों के लिए उपलब्ध क्या है कराया है ना। यदि पुणे का पेशवा बाजीराव सेकंड इंदौर पर देखें आक्रमण नहीं करता या फिर वो अंग्रेजों के संरक्षण में क्या है नहीं जाता, उसके साथ संधि नहीं करता, बेसिन की संधि है ना, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की नौबत क्या है नहीं आती और पुनः के आपस में ही समझौता करके एकजुट होकर के अंग्रेजों से मुकाबला किया होता। तो देखेंगे हम मराठवाड़ा क्षेत्र पर अंग्रेजों का क्या है आधिपत्य स्थापित नहीं होता। मराठवाड़ा को ऑक्युपाई करने में ब्रिटिशर्स को क्या है देखें क्या है यहाँ पर सफलता नहीं मिलती है ना। तो मराठों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ना। कहते हैं ऐसे भी घर की भेदी लंका ढाए है ना। रावण का लंका आदि नष्ट हुआ तो उसके पीछे भी क्या है घर का वेदी विभीषण का क्या है हाथ था है ना। हमें नहीं करें कि विभीषण कोई गलत कदम किया गलत कदम उठाया है ना, लेकिन फिर भी एक कहावत है ना कि जब क्या है आपस में लोग क्या है लड़ते हैं, आज भी होता है ना कि वैदेशिक मामलों की बात होती है भारत में है ना। तो बहुत सारी राजनीतिक क्या है पार्टियां हैं है ना। तो आपसी मतभेद तो सही चीज़ें हैं, लेकिन जब कोई वैदेशिक मामला आता है अन्य देशों के साथ भारत की क्या है बातें क्या है उठती है कुछ भी, तो वहाँ पर पूरा देश को क्या है पूरा राष्ट्र को एक होना चाहिए है ना। सभी तरह के राजनीतिक मतभेद को बुलाकर हमें आपसी सहयोग के साथ क्या है कार्य करना चाहिए है ना। और वहाँ पर सरकार के साथ हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए है ना। कि आपका जो भी डिसीजन होगा एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते और एक देश के क्या हैं देखें जागरूक नागरिक होने के नाते हम आपको सहयोग करने को तैयार है ना। तो उसी का फायदा यहाँ अंग्रेजों ने क्या है उठाया और आज भी क्या है इतिहास से हम सबक लेने को तैयार नहीं है। इतिहास हमें क्या है अतीत में ही घटनाओं की जानकारी से अवगत कराता है ना। तो अतीत में कुछ सदी हमसे भूलें हुई है, उन घटनाओं को याद करके हम उससे सबक लेने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। लेकिन आज भी क्या है भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कहीं न कहीं क्या है वो गलत क्या है दिशा में क्या है यहाँ विपक्ष के जो नेता होते हैं उसे ले जाने का प्रयास करते हैं, जो कि चीज़ें क्या है गलत है ना। तो देश हित की बातें आती है राष्ट्र हित की बातें आती है तो हमें आपसी मतभेद भुलाकर सभी को क्या है एकजुट होकर राष्ट्र के साथ खड़ा होना चाहिए, सरकार के साथ खड़ा, क्योंकि इस राष्ट्र से हमारी पहचान है कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारे अंदर क्या है भारतीयता है ना। तो देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है जरूरी है। अब देखें क्या है तीसरा दौर देखें कब आरंभ हुआ। यहाँ पर 1800 क्या है 13 में देखें हेस्टिंग्स क्या है आया गवर्नर क्या है जनरल बन करके है ना। अब उसने क्या है मराठवाड़ा शक्ति को पूरी तरह से समाप्त करना अपना लक्ष्य क्या है निर्धारित कर लिया, क्या है अपना लक्ष्य क्या है निर्धारित कर लिया है ना। मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का यहाँ पर क्या है अवसर क्या है तलाश क्या है रहा था है ना। अभी बताया कि बड़ौदा का गायकवाड़ 1805 में जो बड़ौदा की संधि की
इसके बाद उसने कभी भी क्या है विरोध क्या है किया नहीं, अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा, राजभक्त क्या है ना। और इंदौर का जो शासक था जसवंतराव होलकर, वो 1811 में देखें क्या है पागल होकर के है मर गया, है ना, पागल होकर के मर गया, है ना। तो यहाँ पर कोई कार्रवाई की अलग से आवश्यकता थी नहीं। हालांकि उसने क्या है बाद में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, और बड़ौदा का गायकवाड़ छोड़कर जो भी शक्तियाँ थी सभी स्वयं को स्वतंत्र क्या है घोषित कर लिया था, मराठों से स्वयं को मुक्त क्या है कर लिया था, है ना। लेकिन जसवंतराव होलकर 1811 में पागल होकर मर गया, तो यहाँ पर अलग से कोई सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता थी नहीं, है ना। और बड़ौदा का गायकवाड़ के भी इसका विरोध किया नहीं, जो 1805 में उसने बड़ौदा की संधि की, ठीक है। तो मराठवाड़ा की क्या है 3 शक्तियाँ क्या है, पूना का पेशवा, नागपुर का भोसले और ग्वालियर का सिंधिया, है ना। तो ये तीनों भी स्वयं को स्वतंत्र क्या है घोषित कर लिया था अंग्रेजों के क्या है संरक्षण से। तो तीनों के साथ फिर क्या है अलग अलग संधियाँ यहाँ पर क्या है की गई, है ना। तो 1800 देखें 16 में क्या है 1816 में संधि क्या है की, है ना, नागपुर के क्या है भोसले के साथ नागपुर की संधि क्या है, नागपुर की संधि क्या है की। और इस संधि के तहत भोसले ने पुनः क्या है अंग्रेजों का संरक्षण क्या है स्वीकार कर लिया, है ना। तो 1800 क्या है 17 की क्या है बात है ना, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों का संरक्षण क्या है स्वीकार कर लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है ग्वालियर की संधि की गई, कौन सी संधि, ग्वालियर की देखिए संधि क्या है ना, ग्वालियर की संधिया के क्या है द्वारा, है ना। और 1817 में ही क्या है पूना के पेशवा ने क्या है अंग्रेजों के साथ देखें क्या है पुणे में एक संधि की, है ना, और इसको पूना की संधि क्या है कहें, ठीक। अब क्या है मराठवाड़ा संघ की अध्यक्षता यहाँ पर भी किसके पास था, ठीक है। देखें बाजीराव सेकंड के साथ, बाजीराव सेकंड के क्या है पास बाजीराव द्वितीय जो पूना का क्या है पेशवा था, है ना। तो इसको क्या है मराठा संघ की अध्यक्षता क्या है सौंपी गई थी। तो 2 तो मान लिया पहले से देखें अंग्रेजों के नियंत्रण में, बाकी 3 जो शक्तियां थे उसमें 2 पर नियंत्रण स्थापित क्या है करने के लिए क्या है कहा गया, है ना। लेकिन अंग्रेजों ने जरूरत से ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू कर दिया किसके ऊपर, पूना के पेशवा बाजीराव सेकंड के ऊपर, है ना। तो फाइनली देखें यहाँ पर क्या है क्योंकि कुछ संधि ये सब हुई थी, तो अहमदनगर ये सब का किला जो है पुणे की संधि के तहत देखें क्या है दे दिया गया था किसको, अंग्रेजों को। तो ये संधि तो एक अपमानजनक संधि थी, लेकिन फिर भी क्या है पूना के पेशवा ने मजबूरी में संधि को क्या किया स्वीकार क्या है कर लिया। तो जरूरत से ज़्यादा जब क्या है देखें प्रेशर पड़ने लगा किसके ऊपर, पूना के पेशवा के क्या है ऊपर, तो उसने फाइनली विद्रोह कर दिया, है ना। तो 1817 में देखें क्या है ये युद्ध देखिए आरंभ हो गया 18 क्या है 17 में, जो 1800 क्या है 18 ईस्वी तक क्या है चला, है ना। इसको थर्ड एंग्लो मराठा वार के नाम से इतिहास में जाना गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना गया, है ना। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का आरंभ कब हुआ 1817 ईस्वी में, चला कब तक 1818 ईस्वी, है ना। तो यहाँ पर देखें पूना का पेशवा 1818 में पराजित हो गया, और उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है पेशवा पद को समाप्त कर दिया, क्या है पेशवा पद को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन ये भी आता है कि मराठवाड़ा क्षेत्र में पेशवा पद कब तक रहा, तो 1818 तक। मराठवाड़ा का अंतिम पेशवा कौन था, तो बाजीराव सेकंड, बाजीराव सेकंड, है ना। इससे पहले एक से एक महान पेशवा बाजीराव प्रथम ये सब का नाम बता चुके हैं, है ना, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, है ना। तो 3 महान पेशवा का नाम आता है, लेकिन ये ऐसा पेशवा था जो देखें कायर था, बुजदिल था, और अपने ही लोगों को क्या है नुकसान क्या है पहुंचाने वाला था, है ना। तो ये क्या है अंतिम देखें पेशवा बाजीराव सेकंड, तो बाजीराव सेकंड को पुणे से निर्वासित क्या है कर दिया। निर्वासन का मतलब होता है आपको अपने क्षेत्र से जब क्या है कहीं बाहर क्या है भेज दिया जाए, है ना, उसको कहते हैं निर्वासन की क्या है सजा, या तो अपने ही देश में किसी दूसरे क्षेत्र में, या आपको दूसरे देश क्या है भेज दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है निर्वासन की सजा दी गई, और कानपुर के निकट जगह है बिठूर, क्या है बिठूर, है ना। झांसी की रानी का ये मायके था, ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के हैं बिठूर के ही देखें क्या है रहने वाली थी, है ना। तो यहीं पर क्या है भेज दिया गया, और 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित कर दिया गया, कितना 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित क्या है किया गया, है ना।
तो देखें इस तरह से 3 युद्धों के माध्यम से अंग्रेजों की बम्बई क्या है प्रेसिडेंसी ने मराठवाड़ा पर भी क्या है अपना अधिकार स्थापित किया है कर लिया, ठीक है। और लगभग क्या है भारत विजय के स्वप्न को क्या है पूरा किया, क्योंकि पूरा उधर जब बंगाल उसकी जो प्रेसिडेंसी थी कोलकाता प्रेसिडेंसी, उसने बिहार बंगाल उड़ीसा इन सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है ना। उसकी जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके द्वारा मैसूर पर अधिकार स्थापित किया गया है ना, जो कि दक्षिण भारत का समृद्ध क्या है राज्य था। और अंग्रेजों की जो बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसके द्वारा जो मराठवाड़ा उसमें भारत की प्रमुख क्या है शक्ति थे है ना। फाइनली यहाँ 3 युद्धों के माध्यम से मराठवाड़ा को भी क्या है अंग्रेज पराजित करने में सफल रहा और मराठवाड़ा पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, पूरे मराठवाड़ा को ऑक्युपाई क्या है कर लिया, उसे सफलता मिली है। और इस तरह से अंग्रेजों ने अपने भारत विजय के स्वप्न को क्या है पूरा किया। तो अंग्रेज यहाँ पर देखिए क्या है भारत के ही धन का इस्तेमाल किया, भारत के लोगों का ही इस्तेमाल किया, एक को दूसरे के खिलाफ क्या है भड़काकर लड़ाकर ये सब काम क्या है निकालने में अंग्रेज क्या है काफ़ी तेज था, काफ़ी चतुर क्या है खिलाड़ी। तो कूटनीतिक मामलों में माना जाता है अंग्रेज क्या है काफ़ी निपुण था, कुशल था। और आचार्य चाणक्य की जो नीति थी कूटनीति की है ना, उसे अंग्रेजों ने सबसे क्या है ज़्यादा देखे क्या है इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया है ना। यहाँ पर अंग्रेजों को एंग्लो मराठा वार में भी सफलता मिली और फाइनली देखें क्या है मराठवाड़ा पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो गया है, ठीक है। इससे बहुत सारा प्रश्न क्या है बन सकता है ना, जैसे नागपुर की संधि कब हुई है ना, किसके मध्य हुई, ग्वालियर की संधि कब हुई, किसके मध्य हुई है ना, पुणे की संधि कब हुई, किसके मध्य हुई है ना। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से क्या है कब तक चला, 1817 से 1800 क्या है 18 ईस्वी तक, ठीक है। फिर यह पूना का अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव सेकंड, उसे कहाँ निर्वासित किया गया, बिठूर में, कितना उसको पेंशन दिया गया, तो 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन क्या है दी। तो हर जगह देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। और आईएएस में विशेष करके सर्टेन रीजन टाइप जो क्वेश्चन आता है तो उसमें है आपको थोड़ा दिमाग क्या है लगाना होता है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है पूरी तरह। और आईएएस का ज़्यादा क्वेश्चन क्या है कंसेप्चुअल ही होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें कम पूछा जाता है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है बहुत कम क्वेश्चन ऐसा आता है ना। तो हमें कॉन्सेप्ट पर क्या है ध्यान देना होता है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके क्या है पढ़ना होता है। कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यहाँ तक कि पलक झपकते दे सकते हैं है ना। कुछ में देर लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है एक एक क्वेश्चन का आंसर क्या है दिया जा सकता है ना। तो आईएएस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत कम होता है। तो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर पहले ध्यान केंद्रित करना होता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्या है क्लियर नहीं होगा तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर नहीं कर सकते। और सिविल सर्विस तो सबसे टफ एग्ज़ाम में आता ही है, सभी को पता ही होगा है ना कि आईएएस का एग्ज़ाम जो है भारत का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे क्या है टफ एग्ज़ाम में है ना। तो हमें अपने आप को उसी अनुरूप में ढाल कर चलना होता है, दिन रात एक क्या है करना होगा मेहनत, क्योंकि बिना मेहनत किए तो जीवन में कुछ हमें मिलने वाला है नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब इसी में क्या है बैलेंस के लिए देखें क्वेश्चन किस रूप में पूछा जा सकता है। तो 3 युद्ध हुआ, तीनों युद्ध में क्या है उससे संबंधित छोटा छोटा प्रश्न क्या है किया जा सकता है ना, या उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी क्या है पूछा जा सकता है। मान लिया यदि हम पहला देखें क्वेश्चन दें, ठीक है। अंग्रेजों ने मराठवाड़ा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे किया, ठीक। तो आपको उस पर ध्यान क्या है केंद्रित करना है ना। तो पहले से क्या है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का बहाना ढूंढ ही रहा था, रघुनाथ राव ने क्या किया उसको अवसर क्या है प्रदान किया है ना।
तो रघुनाथ राव के साथ क्या है जो संधियाँ हुई, सूरत की संधि, ये सब का उल्लेख करना है ना। संधि की जो शर्तें थी उसका उल्लेख करना है ना। और कैसे उसने क्या है रघुनाथ राव को क्या है मदद देकर, सैनिक मदद देकर क्या है युद्ध आरम्भ किया। इन सब चीज़ों पर क्या है देखें इसमें उल्लेख क्या है करना। तो अंग्रेजों ने मराठवाड़ा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कैसे किया, है ना, यह कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, रघुनाथ राव या राघवा 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 आंग्ल मराठा युद्ध के लिए कितना उत्तरदायी था, कितना उत्तरदायी था। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों को मौका किसके द्वारा प्रदान किया गया, राघवा। उसकी बढ़ती क्या है महत्वाकांक्षा है, चूंकि वो पेशवा पद क्या है प्राप्त करना चाहता था। अपने भतीजा के खिलाफ से क्या है षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। और अब वैस क्या है उसका भतीजा जो पेशवा था माधवराव नारायण क्या है द्वितीय, उसका उसने क्या है विरोध किया। अंग्रेजों के क्या है शरण में पहुंचा, है ना। अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की, है ना। यहाँ पर रघुनाथ राव की जो महत्वाकांक्षा थी पेशवा क्या है पद प्राप्त करने की, तो कहीं न कहीं उसकी जो बढ़ती महत्वाकांक्षा थी वो आंग्ल मराठा युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा क्या है फैक्टर क्या है बना, है ना। तो कैसे उत्तरदायी था, रिस्पॉन्सिबल था, है ना। तो इसको इस रूप में क्या है लिखा जा सकता है ना। इसी में फिर क्या है क्वेश्चन देखिए बन सकता है ना। तीसरा है क्या क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारणों का उल्लेख करें, कारणों का उल्लेख करें, है ना। फर्स्ट एंग्लो जो मराठा वार हुआ उसका क्या रीजन था, है ना। तो उसके कारणों का उल्लेख क्या इसमें करना है, डिस्क्राइब करना एक एक क्या है करके, है ना। इसी में मान लिया प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का उल्लेख करें, से का उल्लेख करें, उल्लेख करें। यहाँ पर देखें क्या है, यहाँ हम कारण पर क्या है फोकस क्या है करें, है ना। लेकिन यहाँ सारी बिंदुओं पर हमें क्या होगा ध्यान क्या है केंद्रित क्या है करना होगा। शुरू से अंत तक 1802 से लेकर के है 1806 ईस्वी तक, है ना। कि बेसिन की संधि हुई उसके पीछे कारण क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है पहले बनाना होगा, है ना। कि बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर इंदौर पर आक्रमण किया और जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी की हत्या कर दी, जो मानसिक रूप से क्या है निक्षिप्त था, है ना। फिर जब क्या है जसवंत राव होलकर को जानकारी मिली, है ना, तो उसने क्या है पुणे पर आक्रमण कर दिया और जो बाजीराव द्वितीय वहाँ से भाग कर क्या है अंग्रेजों के पास पहुँचा है और 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की, है ना। बेसिन की संधि की शर्तों का भी इसमें उल्लेख क्या है कर देना है। और उसके बाद फिर क्या है आगे देखेंगे मराठवाड़ा के अन्य जो पावर थे अन्य शक्तियाँ थी उसके साथ अंग्रेजों ने कौन कौन सी संधियाँ क्या है की है ना। तो इसमें सूर्य अर्जुन गांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, देवगांव की संधि, बड़ौदा की संधि, है ना। सबका क्या है उल्लेख क्या है करना, है ना। तो वहाँ पर सिर्फ कारण पर क्या है हमें फोकस करना है, जबकि यहाँ पर क्या है उन सारी बिंदुओं पर हमें क्या है ध्यान केंद्रित करना होगा। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में क्या है शुरू से अंत तक क्या है देखें उसका जो कारण रहा और प्लस जो भी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन सी संधियाँ की गई, इन सारी बातों पर क्या है हमें ध्यान केंद्रित करना होगा और इन सारी बातों का उल्लेख क्या है करना होगा।
बिंदुवार। ठीक है, यहीं पर मान लिया क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के लिए बाजीराव सेकंड कितना उत्तरदायी था। ठीक है, कितना उत्तरदायी था। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है ना, क्योंकि इसके साथ भी संधि की गई, मराठवाड़ा संघ की अध्यक्षता भी सौंपी गई है ना, लेकिन जरूरत से ज़्यादा जब उसके ऊपर अंग्रेजों ने क्या है प्रेशर देना आरंभ किया है कर दिया, फाइनली क्या है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे है युद्ध का तीसरा दौर आरंभ हो गया 1817 में, जो 1818 तक चला। फाइनली बाजीराव द्वितीय पराजित हुआ और क्या है उसे निर्वासन की सजा कह दी गई, और उसके लिए 8 लाख रुपया पेंशन निर्धारित करके उसे क्या है बिठूर क्या है भेज दिया, है ना। इस तरह से अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त क्या है कर दिया, है ना। और देखेंगे है मराठवाड़ा पर अपना अधिकार स्थापित क्या है कर दिया। ठीक, इस तरह से मेंस में आपसे क्या है प्रश्न देखें सब पूछा जा सकता है। ठीक है, सिविल की तैयारी प्री और मेंस दोनों एक ही साथ के किया जाना चाहिए, है ना। बहुत बच्चे होते हैं पहले प्री की तैयारी करते हैं, उसमें साल 2 साल का समय पहले क्या है निकल जाता है ना। तैयारी पहले से होनी चाहिए, है ना, और प्री और मेंस दोनों एक साथ तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि प्री पढ़ते हैं तो उसमें ही मेंस का बहुत सारा चीज़ क्या है कवर हो जाता है, 40% तो मानकर चले कवर हो ही जाता है ना। और उसी समय मेंस के लिए लिखने का अभ्यास शुरू क्या है कर दें, है ना। तो क्या है मेंस की तैयारी भी क्या है साथ साथ में किया जा सकता है। बाकी जो क्वेश्चन यहाँ दिया जाता है उसका लिखने का अधिक से अधिक क्या है अभ्यास करेंगे। राइटिंग स्किल आपको डेवलप करना होगा, है ना, और राइटिंग स्किल जितना स्ट्रांग होगा आपको सफलता मिलने का चांस उतना ही अधिक क्या है बढ़ जाता है, और सफलता उतनी जल्दी क्या है मिलती है ना। तो इसमें है मेंस के लिए क्या है कुछ टॉपिक को सिलेक्ट करके आपको पढ़ना है, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाता है उसे लिखने का अभ्यास करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें, तो आपको सफलता बहुत जल्द मिल सकती है। ठीक है, बहुत जल्द मिल सकती है। ठीक, अब देखें अगला लेते हैं ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश सरकार की राजस्व व्यवस्था, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अंग्रेज भारत आया या जिस किसी भी देश में उसने शासन किया, वहाँ जाने का उद्देश्य उसका क्या था, अधिक से अधिक टैक्स क्या है कलेक्शन क्या है करना, है ना, लोगों से क्या है अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करना, और धन को क्या है इंग्लैंड क्या है भेजना, है ना। क्योंकि अंग्रेज किसी भी देश में गया तो ऐसा उसका कोई उद्देश्य नहीं था कि वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था में हमें सुधार करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है, जनहित के लिए काम करना है, वेलफेयर वर्क करना है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। उसका मात्र उद्देश्य था किसी भी देश में जाकर के वहाँ के क्या है किसानों से अधिक क्या है टैक्स क्या है कलेक्शन करना, वहाँ के क्या है अन्य लोगों से टैक्स कलेक्शन क्या है करना, और अपनी स्थिति को मजबूत करना, है ना। तो भारत में भी जो अंग्रेज क्या है पहुँचा तो ब्रिटिश सरकार की राजस्व क्या है व्यवस्था, है ना, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है शासन कर रही थी, बाद में सत्ता का हस्तांतरण हुआ, बताए ट्रांसफर ऑफ पावर 1858 के अधिनियम के तहत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। तो दोनों जगह क्या है लगभग देखें भारतीय किसानों का जमकर शोषण क्या है किया, है ना, और उसमें आय का सबसे बड़ा साधन भी क्या होता था, किसानों से लिया गया क्या है लगान, है ना, किसानों से क्या है लिया गया देखिए लगान, है ना, ये आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है हुआ करता है ना। तो भारत में भी क्या है ब्रिटिश सरकार के द्वारा देखें विभिन्न प्रकार की राजस्व व्यवस्था को रेवेन्यू सिस्टम को आरंभ किया है ना। बताए थे कि यहाँ पर बक्सर के युद्ध के पश्चात क्या हुआ, अगस्त 1765 में क्या है इलाहाबाद की संधि हुई, है ना,
अब इलाहाबाद की संधि के तहत क्या है, देखें बिहार बंगाल उड़ीसा से, है ना, यहाँ पर द्वैत शासन के तहत क्या है, टैक्स कलेक्शन किया गया। क्योंकि ड्यूअल रोल अंग्रेजों ने इनिशिएट किया, कर वसूल करने की जिम्मेवारी अंग्रेजों ने क्या किया, अपने पास रख लिया, है ना, और प्रशासनिक जिम्मेवारी किसको दे दिया, कमजोर क्या है, नवाब को, है ना। तो इसी को डुअल रोल बताए थे, कहा गया। तो यहाँ पर बिहार बंगाल उड़ीसा से द्वैत शासन के तहत अंग्रेजों ने काफ़ी धन क्या है वसूल किया। 1772 तक देखें क्या है, ये द्वैत शासन चलता रहा, तब तक 1772 तक, है ना। और 1772 में वारन हेस्टिंग के द्वारा देखें द्वैत शासन को क्या है समाप्त क्या है कर दिया गया, और इसने क्या है ठेका प्रणाली क्या है आरंभ की, क्या है ठेका प्रणाली देखिए आरंभ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है सिस्टम। आज भी बहुत सारा काम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के आधार पर किया जाता है, कहीं सड़क का निर्माण होना है, कोई अन्य क्या है देखें पुल पुलिया है सब, या जो भी काम है ना, तो उसके लिए क्या है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को अपनाने का प्रयास किया जाता है, टेंडर क्या है निकलता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है वारेन हेस्टिंग के द्वारा ठेका प्रणाली को आरंभ किया गया राजस्व क्या है वसूली के लिए, है ना। और इसके अलावा भी देखें अन्य प्रकार की भूमि व्यवस्था को लागू क्या है किया गया है ना। तो एक एक करके क्या है देखेंगे, है ना। पहला जैसे कहते हैं जमींदारी व्यवस्था, क्या है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था का जनक क्या है कार्नवालिस को माना गया, किसे माना गया कार्नवालिस, है ना। इसमें बंगाल का देखें क्या है गवर्नर क्या है जनरल कार्नवालिस, है ना। तो कार्नवालिस के द्वारा इस व्यवस्था को आरंभ क्या है किया गया 1793 कहाँ में बंगाल, है ना। तो बिहार बंगाल और देखें उड़ीसा, बिहार बंगाल उड़ीसा, इसके अलावा क्या है उत्तरी क्या है कर्नाटक और क्या है बनारस क्षेत्र में इस व्यवस्था को क्या है लागू किया, है ना। बिहार में किया गया, बंगाल में, उड़ीसा में, उसके अलावा क्या है उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का जो नॉर्थ क्या है पार्ट है, तो नॉर्थ कर्नाटका प्लस क्या है वाराणसी क्षेत्र में इस व्यवस्था को आरंभ किया, है ना। यानी टोटल जो ब्रिटिश प्रांत था उस समय भारत में, यानी भारत का वह क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का क्या है पूर्ण आधिपत्य था, उसके पूर्ण संरक्षण में था, तो टोटल क्या है विभाग के 19% क्षेत्र पर जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया, किसके द्वारा कॉर्नवालिस के, है ना। यहाँ पर दो अन्य व्यक्तियों ने देखिए सहयोग क्या है प्रदान किया, है ना। सर क्या है जेम्स क्या है ग्रांट, है ना, जेम्स क्या है ग्रांट और सर जॉन सॉर के द्वारा, है ना, सर जॉन क्या है सॉर के द्वारा इस कार्य में देखें कॉर्नवालिस को सहयोग प्रदान क्या है किया गया, यानी जमींदारी व्यवस्था को, इसी को स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से क्या है जाना जाता है ना। अब जमींदारी व्यवस्था इसे क्यों कहा गया, है ना। कॉर्नवालिस को क्या है लगा कि यदि हम भारत के बहुत सारे लोगों पर शासन करने से बेहतर है कि कुछ लोगों पर शासन किया जाए तो क्या है बेहतर, है ना। हमें क्या चाहिए टैक्स चाहिए, है ना। तो भारत में यदि हम बहुत सारे किसानों पर शासन करें उससे बेहतर है कि हम क्या करें भारत के जमींदार वर्ग को ही क्यों ना अपने पक्ष में क्या है करें, है ना। और जमींदार वर्ग को ही क्या इस कार्य में शामिल कर लिया जाए तो हमारे लिए क्या होगा काफ़ी हितकर होगा, बेहतर होगा, है ना। तो इसलिए नाम दिया गया जमींदारी व्यवस्था। तो यहाँ पर भूमि का वास्तविक स्वामी क्या है लैंड लॉर्ड्स को माना गया, जमींदार को क्या है माना, है ना। जितने भी जमींदार देखें वर्ग थे उन्हें भूमि का वास्तविक स्वामी रियल ऑनर ऑफ लैंड क्या है माना गया, है ना। और जमींदार वर्ग से ही कहा गया कि आप किसानों से क्या है प्रत्यक्ष रूप से क्या है लगान देखिए वसूल करेंगे, ठीक है। और शाही कोष में, शाही खजाने में, राज कोष में क्या है ट्रेजरी में से जमा करने का प्रयास क्या है करेंगे, है ना। अब कहिए यहाँ पर क्या है जमींदार वर्ग के लिए वेतन निर्धारित क्या है नहीं किया, है ना, कोई सैलरी निर्धारित नहीं किया, ठीक। क्योंकि सैलरी निर्धारित किया जाता तो स्थितियाँ कुछ और हो सकती थी, है ना। तो वसूले गए राजस्व में कुछ परसेंटेज निर्धारित कर दिया, है ना। जैसे मान लिया यदि 100 रुपये राजस्व की वसूली होती है, कितना 100 रुपये राजस्व की वसूली होती है, ठीक। तो इसमें 11 रुपया क्या है जाना था जमींदार के क्या है खाते में, क्या है जमींदार के खाते में, और बाकी 89 रुपया कहाँ जाना है तो देखें क्या है शाही खजाने में अंग्रेजों के पास, है ना। अब कहिए
वसूले गए राजस्व में परसेंटेज निर्धारित क्यों किया गया 11%? इसके पीछे रीजन था, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक था, है ना। परसेंटेज इसलिए निर्धारित किया कि जमींदार भी भारत के ही हैं, किसान भी भारत के ही हैं, है ना। तो अधिक क्या है वेतन निर्धारित कर दिया जाता तो लगान वसूली में क्या है कहीं न कहीं कंजूसी की जाती, किसानों के ऊपर क्या है देखें क्या है जबरन थोपा नहीं जाता कि आपको इतना लगान क्या है देना ही देना है ना। वहाँ पर क्या है बलपूर्वक लगान की वसूली नहीं की जाती, है ना। चूँकि दोनों के हैं भारत के, दोनों का हित एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ था, है ना। तो अंग्रेजों ने जानबूझकर यहाँ पर एक परसेंटेज निर्धारित कर दिया कि यदि आपके लिए क्या है जितना भी लगान वसूलेंगे आपको उसी में से 11% राशि क्या है वेतन के रूप में कह दिया, है ना। क्योंकि ये परसेंटेज निर्धारित कर दिया गया, जमींदार वर्ग के द्वारा भारतीय किसानों का क्या है जमकर शोषण क्या है किया, अधिक से अधिक लगान की वसूली की जाने लगी। क्योंकि जमींदार वर्ग के ध्यान में सीधा बातें क्या है आ गई, है ना, कि हमें क्या है चूँकि वेतन के रूप में अधिक से अधिक क्या है तभी क्या है प्राप्त होगा रकम जब हम किसानों से क्या करेंगे अधिक से अधिक क्या है लगान की वसूली करेंगे, क्योंकि इसी में से मिलना था, अलग से कुछ मिलना नहीं था, है ना। यहाँ पर देखिए जमींदार वर्ग के द्वारा भारतीय किसानों का शोषण क्या है किया गया, और देखिए तीनों क्षेत्र में क्या है या जहाँ जहाँ भी 19% क्षेत्र पर क्या है इस व्यवस्था को लागू किया गया था वहाँ देखें भारतीय किसानों से अधिक लगान की वसूली। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा एक काफ़ी फेमस उपन्यास की रचना की गई थी गोदान, है ना। तो गोदान देखें इसी व्यवस्था के विरोध में क्या है लिखा गया, अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था क्या बताया बनारस क्षेत्र में क्या लागू किया था, मुंशी प्रेमचंद क्या वहीं के रहने वाले थे, है ना। तो उनके द्वारा जो गोदान लिखा गया ऐसे तो उनकी बहुत सारी है रचनाएं जो ब्रिटिश व्यवस्था के विरोध में ही सब है ना। लेकिन यहाँ गोदान देखें पूरी तरह से क्या है जमींदारी व्यवस्था उसमें जो देश में क्या है लागू थी और उसमें किसानों की क्या स्थिति थी उसी का चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया। साहित्य चूंकि समाज का दर्पण होता है, साहित्य क्या है समाज को आईना दिखाने का प्रयास करता है ना, कि वास्तव में हमारे समाज की स्थिति क्या है ना। तो गोदान के माध्यम से उसमें जो भी कैरेक्टर है होरी है गोबर है धनिया है बहुत सारे पात्र हैं देखें, है ना। तो उसमें क्या है दिखाने का प्रयास किया गया कि भारतीय समाज का वास्तविक चेहरा क्या था, और उस चेहरे को उजागर करने का अपने लेखनी के माध्यम से अपनी कहानी के माध्यम से उन्होंने क्या है काफ़ी सफल प्रयास क्या है किया। तो आप जमींदारी व्यवस्था का पूरा तरह से क्या है पूरी तरह से इसका अवलोकन कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद की क्या है रचना जो है उनकी उपन्यास है ना गोदान को क्या है पढ़कर, है ना, काफ़ी रोचक और मर्म स्पर्शी हृदय स्पर्शी उपन्यास उसे कह सकते हैं, जिसमें कि भारतीय समाज का चरित्र चित्रण मुंशी प्रेमचंद के द्वारा काफ़ी सही तरीके से करने का प्रयास किया गया है ना। और इसलिए मुंशी प्रेमचंद को आज तक के देखें हिंदी कहानीकारों में उपन्यासकारों में सबसे ऊपर उन्हें क्या है रखा गया, क्योंकि उनसे बड़ा कथाकार कहानीकार हिंदी साहित्य में आज तक क्या है कोई हुआ नहीं है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद का नाम आज भी देखेंगे है, जब तक कहें हिंदी साहित्य का अस्तित्व रहेगा तब तक मुंशी प्रेमचंद का क्या है नाम क्या है रहेगा, है ना। तो गोदान को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, गोदान, ठीक। और जिनका मान लिया रहता है आप ऑप्शनल पेपर में जो हिंदी साहित्य रखेंगे हिंदी भाषा में साहित्य, तो हाँ गोदान तो सिलेबस में है भी, पढ़ना भी आपको पड़ेगा, है ना। बहुत सारी पुस्तकों का वहाँ पर अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो गोदान को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी रोचक है मर्मस्पर्शी है ना। यहाँ पर देखेंगे है इसमें सूर्यास्त का नियम भी क्या है लागू किया गया, क्या है सूर्यास्त का नियम। अब इस सूर्यास्त का नियम क्या था, है ना, जमींदार वर्ग के लिए एक देखें डेट फिक्स कर दिया गया है ना, कि निश्चित तिथि के सूर्यास्त से पहले आपके हैं शाही खजाने में राजकोष में वसूले गए राजस्व को जमा कर देंगे, अन्यथा आपकी जमींदारी नीलाम कर दी जाएगी, आपके बदले किसी अन्य को जमींदार बना दिया जाएगा, घोषित क्या है कर दिया, है ना। इसी को लॉ ऑफ सनसेट कहा गया, सूर्यास्त का नियम देखें क्या है कहा गया, है ना। जमींदारी व्यवस्था के तहत क्या है भारतीय किसानों से अधिक लगान की वसूली की गई, तो कहीं न कहीं यह व्यवस्था भारत के किसानों के लिए क्या है देखें क्या है पीड़ादायक क्या है साबित हुई है, दुखदायी क्या है साबित क्या है हुई है, ठीक।
रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब देखें क्या होता है, किसान, है ना, क्या कहते हैं, किसान। ठीक है, यहाँ पर देखें क्या है, कैप्टन रीड, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो के द्वारा इस व्यवस्था को आरंभ किया गया, है ना। कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को आरंभ किया, है ना। तो तमिलनाडु के बारामहल जिले से, क्या है, बारामहल तमिलनाडु के बारामहल जिले से इस व्यवस्था को आरंभ किया गया। कब किया गया, 1792 में कैप्टन रीड टॉमस मुनरो ने किया, है ना। तो पूरे देखें क्या है, मद्रास जो क्या है राज्य था, उस समय तमिलनाडु को मद्रास राज्य के नाम से कहा जाता था, और आज का उसमें बहुत सारा राज्य क्या होगा, समाहित होगा, क्योंकि उस समय के संदर्भ में हमको क्या है सोचना होगा, है ना। तो मद्रास हो गया, बम्बई राज्य फिर हो गया, इसके अलावा क्या है, मध्य क्या है, भारत हो गया, फिर शेष क्या है, कर्नाटका हो गया, बरार हो गया, है ना। तो इन सब क्षेत्रों में देखें क्या है, इस व्यवस्था को लागू क्या है किया गया था, है ना। टोटल जो ब्रिटिश क्या है प्रांत था उस समय, है ना, उसके 51% क्या है भूभाग पर, अभी बताया जमींदारी व्यवस्था कितने परसेंट पर, 19% क्षेत्र पर क्या है लागू किया गया था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है 51% क्षेत्र पर देखें क्या है लागू किया गया। टोटल जो ब्रिटिश क्या है प्रांत था जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था, उसके 51% क्षेत्र पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो यहाँ पर किसान को ही भूमि का वास्तविक स्वामी क्या है माना गया, है ना, कि किसान ही अपने अपनी भूमि के क्या है वास्तविक क्या है स्वामी होंगे, और उन्हीं से क्या है ब्रिटिश सरकार के क्या है कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके लगान की वसूली की जाएगी, है ना। प्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित करके लगान की वसूली की जाएगी, है ना। अब यहाँ देखिए क्या है, कहने की व्यवस्था भी क्या है कृषि के लिए क्या हानिकारक क्या है सिद्ध हुई, है ना। जब किसानों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक क्या है दिया गया, है ना, तो किसानों की स्थिति तो आज भी देखते हैं भारत में क्या है बहुत अच्छी है नहीं, है ना। बात काफ़ी पहले की है, ब्रिटिश हुकूमत भारत में क्या है शासन कर रही थी, है ना। तो उस समय किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी क्या है पुअर था, है ना। तो जब किसान को अपने भूमि पर मालिकाना हक क्या है मिल गया, तो किसान जरूरत पड़ने पर भूमि को क्या है बेचने लगे, है ना, या जरूरत पड़ने पर क्या है उसे गिरवी रखने लगे, क्या है बेचने लगे या गिरवी रखने लगे, है ना। तो खेत का जो आकार देखेंगे है बड़ा था, वो क्या हो गया छोटा होने लगा, ठीक है। अब कृषि कार्य करने में क्या है दिक्कतों का सामना क्या है करना पड़ा। आज भी मान लिया एक परंपरा देखिए ट्रेडिशन क्या है चल पड़ा है, न्यू ट्रेंड इसको कर सकते हैं, हर क्षेत्र में जैसे आ रहा है ना। पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, ज्वाइंट फैमिली, अब समाज में एकाकी सिंगल क्या है फैमिली का देखें लगातार क्या है प्रचलन क्या है बढ़ता जा रहा है ना। तो खेत तो रबर है नहीं कि इसको खींच करके यहाँ से अमेरिका तक पहुँचा देंगे, है कि ना। खेत तो क्या वही रहना है कि ना। और यहाँ तक कि कुछ जमीनें और क्या है लोगों का बिक भी रहा है अकॉर्डिंग टू रीड, चूंकि किसान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है उनकी क्या है जमीन ना, एक छाती होता है उनके पास, है ना। तो जरूरत पड़ने पर किसान क्या करते हैं, है ना, जब देखते हैं कि इधर उधर कहीं और कोई सहारा नहीं बचा तो जमीन क्या करते हैं हटा देते हैं, है ना। या तो जमीन को बेच देते हैं या कुछ समय के लिए क्या गिरवी रखने का प्रयास करते हैं, फिर यदि वो क्या है उससे छुड़ा पाए तो ठीक, अदरवाइज वो जमीन उनके हाथ से क्या निकल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है जब किसान जमीन को बेचने लगे या गिरवी क्या है रखने लगे, तो क्या है खेत का आकार क्या है छोटा होने लगा, जिसको जोत कह सकते हैं ना। तो जो जोत का आकार खेत का आकार क्या है छोटा होने लगा, ते भी कहीं के हैं क्या है कृषि के लिए क्या हानिकारक सिद्ध। आज भी कहते हैं ना खेत में मैकेनाइजेशन है, तो भारत जैसे देश में मैकेनाइजेशन 100% क्या सफल भी नहीं हो सकता, चाहे सरकार इसके लिए कितना भी प्रयास क्यों न करे, है ना। क्योंकि भारत में क्या है चकबंदी की कमी है ना। तो चकबंदी पर क्या है हमें ध्यान क्या है केंद्रित करना होगा। देश जैसे आज़ाद हुआ तो उस समय क्या है चकबंदी क्या है कानून क्या है लाया गया और चकबंदी को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था क्या है लागू की गई थी उन क्षेत्रों में क्या है चकबंदी क्या है कानून क्या है विशेष देखें क्या है प्रभावी हुआ नहीं। बाकी अन्य क्षेत्रों में क्या हुआ है, लेकिन जहाँ जमींदारी व्यवस्था लागू थी वहाँ पर क्या है देखिए चकबंदी कानून विशेष क्या है पूरी तरह से क्या है
सफल क्या है हुआ नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, खेत का आकार क्या होता है, लगातार क्या है छोटा होता जाता है, चकबंदी की क्या है कमी है। जब भूमि का प्लॉट क्या होगा, छोटा होगा। पहले भूमि का प्लॉट क्या लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा, जिसमें की क्या है मैकेनाइजेशन करना क्या है, मशीनीकरण की क्रिया क्या है काफ़ी आसान होती है ना। जब मैकेनाइजेशन को हम बढ़ावा क्या है देंगे, तो उसके लिए हमें क्या है इन सब चीज़ों पर हमको क्या है ध्यान क्या है केंद्रित करना। तो यहाँ पर जोत का आकार देखिए क्या है छोटा होने लगा, तो इससे भी क्या है यह व्यवस्था भी कहीं न कहीं कृषि के लिए क्या है हानिकारक सिद्ध क्या है हुई है ना। तो यह व्यवस्था भी अंग्रेजों के द्वारा कहलाई गई थी, है ना। तमिलनाडु के बारामाल जिले से 1792 में इसे आरंभ किया गया और 51% क्षेत्र पर इसे क्या है लागू किया, है ना। अब देखें क्या है इससे संबंधित क्या है ऑब्जेक्टिव प्लस क्या है, देखें मैन से रिलेटेड प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है।